पाठ 13 गुलेलबाज लड़का। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। बड़ा जालिम लड़का था। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चींची सुनाई देती और घोंसले में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसले में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता, उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहाँ भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया था कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे थे। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि निरीह जानवरों को तंग नहीं किया करो। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उसे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप पड़ता है। मैं यह थोड़ी ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारो। वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर पर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। कमरे में पहुँचे तो बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए थे पंख और पक्षियों की बीट। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना की घोंसले की ओर देख रहा था, जिनमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतिर पर गुटरगू करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और मैंने गुलेल साध दी। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आई। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले में गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फुर की आवाज निकली और इसके बाद जोर से टन की आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले में न लगकर सीधा टिन की छत पर जा लगा था। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ शहतिर से लगा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयंकर सा साया डोल गया। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है। मैंने कहा, नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। यह मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चौ चौ की ऊंची आवाज आने लगी और मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान से अंदर आकर शहतिर पर बैठ गई थी। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगती। मैं चुप था। बोधराज भी न जाने क्या सोच रहा था। यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लौथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रहती होगी। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता।
तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और साधी, निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूमने लगी। चलो यहाँ से निकल चले, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से ये वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लगाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। 2 बार मैंने कंकड़ रख कर गुलेल चलाई, लेकिन इस बीच चील गोदाम की दूसरी शतीर पर जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैने के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और उस पर खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए। जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चले, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गोदाम में एक बड़ा दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा था। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, ना ही स्वयं उन्हें छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना तो उसके हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुगना भरकर लाया था और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुगना डालते और उनके करतब देखते रहते थे।